अभिजीत जी, जिस तरीके से अभी रांका जी पे हमला हुआ है, आप किस नज़रिए से देखते हैं उस चीज़ को? महिलाएं भी थी उसमें खासतौर। बीजेपी डर गई है क्योंकि पूरे देश के सामने उनकी पोल खुल रही है। 12-12 साल के बच्चे पूरे देश के सामने बीजेपी की पोल खोल रहे हैं कि कितनी स्कूलें खराब है, कितनी स्कूलों की हालत जो है वो बदतर हो चुकी है। और उसी के चलते ये लोग अभी गुंडागर्दी पर उतर आए। वरना कोई स्कूल जा रहा है और स्कूल में बता रहा है कि देखो यहाँ पर पानी नहीं, यहाँ पर पानी होना चाहिए, ये बाथरूम खराब है, बाथरूम अच्छा होना चाहिए, बच्चों को बेंचेस मिलनी चाहिए, इससे किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि अब जो देश की जनता है वो उनको समझ चुकी है और देश की जनता उनके झांसों में नहीं आ रही है, उल्टा देश की जनता वो उनकी पोल खुल रही है। तो लोगों की आवाज़ दबाने के लिए, बंद करने के लिए वो इस तरीके से झुंड में गुंडे भेजकर आशुतोष पर हमला करवाया, सीजेपी की टीम पर हमला करवाया। और आशुतोष वहाँ क्यों गया था? क्योंकि वहाँ पर भैंस के तबेले में स्कूल चल रही थी, वो उसका खुलासा करने आशुतोष वहाँ गया था। भैंस के तबेले में कोई स्कूल कैसे चल सकती है? अगर आपको दिक्कत होनी चाहिए तो इस चीज़ से होनी चाहिए कि भैंस के तबेले में स्कूल चल रहा था, ना कि जो उसको एक्सपोज करने जा रहा है। अगर आपको गरीबों के बच्चों की सच में चिंता होती तो आप उस भैंस के तबेले के ऊपर आहत होते, ना कि आशुतोष के स्कूल जाने पर। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये इन लोगों का डर है। इनको अब डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी सत्ता ना चली जाए, क्योंकि अब 12-12 साल के बच्चे भी पोल खोल रहे हैं। और पुलिस को इसकी जानकारी थी। आशुतोष ने बताया था पुलिस को, राजस्थान पुलिस को, कि वहां पर बीजेपी के गुंडे आ चुके हैं और वो काफी ज्यादा माहौल खराब कर रहे हैं। उस पर राजस्थान पुलिस ने कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप अपना देख लो। तो ये बीजेपी का और राजस्थान सरकार का और राजस्थान की पुलिस का मिलकर कोऑर्डिनेटेड अटैक था आशुतोष रांका पर और सीजेपी की टीम पर। उसमें जो है आप पे, इससे पहले आप पे भी हमला हुआ है और साथ ही साथ जो है आपकी पार्टी के कार्यकर्ता अब्दुल के पिताजी भी इसमें शहीद हुए हैं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ बताया जा रहा है। तो ये हमले और आगे जाके बढ़ेंगे, आपको लगता है? क्या आप डर रहे हैं ऐसे हमलों को लेके? नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं डरते। मेरे ऊपर हमला हुआ है, अब्दुल की पिता की जान ले ली इन लोगों ने, लेकिन उसके बाद भी अब्दुल कह रहा है कि भैया रुकना नहीं है, सारे स्कूल ठीक करना है। आशुतोष चला गया स्कूल में और आज जो उसके साथ हुआ, उसके साथ जो मारपीट हुई, उसके बाद भी वो कह रहा है भाई मैं कल फिर से स्कूल जा रहा हूँ। तो हम इन हमलों से डरने नहीं वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा ये लोग हमला क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इनका जो 12 साल का शासन है, उस शासन की पोल खुल रही है, नरेंद्र मोदी की पोल खुल रही है, बीजेपी की सरकार की पोल खुल रही है। और इसीलिए किसी ना किसी तरीके से ये लोगों को डराना चाहते, धमकाना चाहते, चुप कराना चाहते, ताकि इनकी सत्ता बरकरार रहे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, देश की जनता इनको समझ चुकी है। अब आने वाले चुनाव में अगर इनकी ऐसी हरकतें रही, ऐसी गुंडागर्दी रही, तो देश की जनता इनको जवाब देगी। 48 घंटे का मेमोरेंडम दिया आशुतोष जी की ओर से कि जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना हम इस्तीफे की मांग करेंगे। एक आप किस तरीके से देखते हैं, आपकी भूमिका क्या है? नहीं, बिल्कुल, जो पुलिस का काम है, वो पुलिस का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन नहीं कर सकते तो क्या, किसके पास देखेगी जनता? अगर पुलिस ही अटैक्स में मदद करेगी अटैक्स करवाने के लिए, तो जनता का क्या होगा, आम जनता का क्या होगा? तो बिल्कुल आशुतोष ने जो बात कही है सही कही है। कहीं ना कहीं देश में देखा जा रहा है कि जैसा जेन जी नाम प्रचलित हुआ है, तो एक अलग तरीके की भी जेन जी उभर के आ रही है, निर्माण किए जा रही है। तो कहीं ना कहीं जेन जी नाम को बदनाम करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं, जी, उनसे माफी मंगवाई जा रही है। आप किस तरीके से देखते हैं इसे? मुझे ये सरकार की बहुत ही बड़ी कायरता लगती है कि छोटे छोटे बच्चों को भी अब आप टारगेट कर रहे हो। 18-19 साल के बच्चे हैं वो, उनसे भी आप डरने लगे और उनको भी बदनाम कर रहे हो। मतलब कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, विश्व गुरु है, पूरे देश के नेता इनको बड़ी इज्जत से देखते हैं। और क्या करते हैं, ये बच्चों से डर रही है। बच्चों से माफी मंगवा कर आप खुद को, अपने आप को बहुत बड़ा महसूस कर रहे हो। बहुत ही बुज़दिल लोग हैं। महाराष्ट्र में आप स्कूल के दौरे पे हैं, आपको क्या कमियां लगी है, क्या खामियां दिखी है उन स्कूलों में अभी तक आपने जितना दौरा किया है महाराष्ट्र में? सबसे बुरी बात जो मुझे वो लगी ये कि मैं अभी तक 20 स्कूल घूम चुका हूँ, 20 स्कूल में मुझे एक भी स्कूल अच्छा नहीं दिखा। किसी भी स्कूल में ना बाथरूम अच्छा है, ना बाथरूम में पानी आता है, ना बच्चों के लिए पीने के लिए पानी है, ना बच्चों के लिए बैठने के लिए बेंचेस है। और जब मैंने टीचर से सवाल पूछा कि ये ऐसी हालत, इतनी ख़राब हालत में आप पढ़ाते कैसे हो, तो उसके बाद मुझे टीचर्स ने बताया कि एक टीचर 3-3, 4-4 क्लास के बच्चों को पढ़ा रही है। जैसे कल लातूर में चला गया था, वहाँ पर एक ही टीचर थी, वो एक अकेली टीचर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड को पढ़ा रही है। टीचर्स खुद परेशान है सिस्टम से, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनको पैसे भी नहीं मिल रहे। उनकी जो ट्रांसफर होती है वो भी दूर दूर होती है, 2-2 घंटे दूर जाना पड़ता है पढ़ाने के लिए। तो टीचर्स जो है वो खुद परेशान है, ज़्यादा स्टाफ नहीं है वहाँ पर। फिर जो लोग खाना बनाते हैं, मैंने उनसे भी बात की, वो लोग कहते हैं कि महीने के 2000 मिलते हैं।
बर्तन धोने के, खाना बनाने के और स्कूल की सफाई करने के। क्या होता है 2000 में, मतलब दिन के 60-70 रुपए मिल रहे उन्हें। 60-70 रुपए दिन के, क्या भिखारी समझ के रखा है क्या? आपने इन लोगों को स्कूल चलाने के लिए बोला है, बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोला, और आप उनको 2000 दे रहे हो बस। पीएम केयर में जो इतना सारा पैसा है वो किस लिए है? करो ना इस्तेमाल यहाँ पर, या आपको पोस्ट रिटायरमेंट के बाद आपने साथ लेकर जाना है। तो अगर बच्चों के लिए आप ये पैसा इस्तेमाल नहीं करोगे तो किस चीज के लिए करोगे? और कह रहे हैं कि नेशनल इमरजेंसी के लिए होता है पीएम केयर्स। तो बता दीजिए, आसाम में जो बाढ़ आई थी उसके लिए कितना दे दिया पीएम केयर्स में से आपने? नेशनल इमरजेंसी थी ना वो। या जो आसाम में नेशनल इमरजेंसी आई या जो बाढ़ आई, आप उसको नेशनल इमरजेंसी नहीं समझते। मणिपुर में जो दंगे चल रहे, क्या वो नेशनल इमरजेंसी नहीं है? बताइए मणिपुर में कितने पैसे भेजे आपने पीएम केयर में से? बस खुद की जेबें भर रहे हैं ये लोग। एमएमआरडी को लेके आपने एक ट्वीट किया, एक्सपर्ट, क्या कहेंगे आप उसको लेके? क्या एमएमआरडी के कुछ स्टूडेंट्स से एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दी, वो मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे जो टॉपर्स है वो टॉपर्स कुछ अधिकारियों के बच्चे हैं, और इतना ही नहीं, कुछ टॉपर्स ऐसे जो बाकी एग्जाम्स में पास होने तक के उनके मार्क्स नहीं आ रहे थे, लेकिन इस एग्जाम में एकदम से टॉपर्स बन गए और 200 में से 200 मार्क्स आ गए, 200 में से 198, 99 मार्क्स आ गए। कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? जो बच्चा दूसरे एग्जाम में 200 में से 50-60 मार्क्स लेकर आ रहा है, वो एमएमआरडी के एग्जाम में 199 मार्क्स कैसे लेकर आ रहा है? तो डाउटफुल तो है ये बात। फिर उन्होंने एक और चीज़ बताई कि जितने भी टॉपर्स हैं वो, उसमें से मेजोरिटी ऑफ द टॉपर्स, ज़्यादातर के जो टॉपर्स है वो एक ही सेंटर से है। तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ थी क्या उस सेंटर में, या सेटिंग हुई थी? तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं चल सकता कि जो बच्चे बाकी एग्जाम्स में पास भी नहीं कर पा रहे वो एमएमआरडी में टॉपर बन जाते हैं और सारे टॉपर एक ही सेंटर से आ रहे। तो इसकी तो जांच पूरी होनी चाहिए, इसमें जरूर कोई ना कोई स्कॅम हुआ आहे। एक मराठीतून एक प्रश्न विचारतो, एकच. मी दिलो ना, बोलो ना मराठीत, ठीक है सर. बस झालं, ते चालूच राहील ना, नाही तर बरं मराठीत बोलू ना मी.